आदाब नाजरीन, आलमी मंजर स्पेशल के इस एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान। दुनिया भर के 4 मुल्क ऐसे हैं जहां 2 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, यानी भुखमरी की कगार पर हैं। वो भूख से मर जाएंगे अगर उन्हें वक्त पर खाना या दवा नहीं मिली। और सबसे ज़्यादा फिक्र पैदा करने वाली बात इसमें यह है कि 14 लाख ऐसे मासूम बच्चे हैं जो इस साल भूख से मर जाएंगे, यानी उनके पास खाना नहीं है। उन्हें सख्त ज़रूरत है खाने की और सख्त ज़रूरत है आसानी से मिलने वाली उन दवाओं की जिनकी गैर मौजूदगी में या जिनके नहीं होने से वो मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और ये हालात आखिर बने क्यों हैं इन 4 मुल्कों में? क्या खाना जंगी या वहाँ पर जिस तरीके से कहत की बात आती है वो है वजह, या वजहें कुछ और हैं? और आखिरकार ताकतवर मुल्क या वो मुल्क जिनके पास बहुत ज़्यादा अफरात में अनाज मौजूद हैं, वो ऐसे मुल्कों की मदद क्यों नहीं करते? आज इसी मौजू पर सवाल जवाब करेंगे कि इतनी बड़ी जब इंसानी आबादी मौत की कगार पर खड़ी हो तो फिर ज़िम्मेदार मुल्क कर क्या रहे हैं। मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, तारुफ आपसे पहले करवा दें, सवाल जवाब बाद में। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र महमूद साहब, प्रेसिडेंट हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब भी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। और हमारे साथ शाहीन अंसारी साहब भी मौजूद हैं जो कि मैनेजर हैं डेवलपमेंट सपोर्ट के। क्राई एक फाउंडेशन है, एक ऐसी तंजीम है जो कि बच्चों के हुकूक और उनकी ज़रूरतों के लिए लड़ती है, आवाज़ बुलंद करती है। क्राई यानी कि चाइल्ड राइट्स एंड यू। आप सभी से सवाल जवाब करेंगे और सबसे पहला सवाल जो है वो ज़फ़र महमूद साहब से है कि एक बहुत बड़ी आबादी 2 करोड़ लोग, बहुत बड़ी फिगर है ये, जो कि भुखमरी की कगार पर है। आखिरकार ये हालात ऐसे क्यों आन बने 4 मुल्कों में जिनका जिक्र हमने किया, नाइजीरिया, जनूबी सूडान, सोमालिया और यमन? वो तो वहाँ के चारों ममालिक के लोकल जो अभी रिसेंट हिस्ट्री रही है और वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है जी, उसके वजह से ये हालात बने हैं। लेकिन ये कि हमें इसमें बजाय इसके कि हम इस पर अपना वक्त लगाएं कि वहाँ ऐसे हालात क्यों बने, अब क्योंकि बन गए हैं ऐसे हालात और कोई नहीं कह रहा है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा खुद कह रहा है। जी, जी, तो वहाँ की चूँकि ऐसे हालात ख़राब हैं, इस वजह से तो पूरी दुनिया के जो ज़ी अक़ल लोग हैं उन सबको मिल कर के उस मसले का हल करने के लिए और उनको उनके साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कोशिश करने के लिए बेड़ा उठाना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल यूनाइटेड नेशन को ज़्यादा आगे बढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि 4 ममालिक का मसला है और 4 ममालिक भी अलग अलग फैले हुए हैं। इस वजह से मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस को खाली अपना ट्रेडिशनल रोल इसके अंदर नहीं निभाना चाहिए, बल्कि थोड़ा प्रोएक्टिव हो करके ठीक है, और एक गवर्नमेंट के तौर के ऊपर वहाँ जा करके हिस्सा लेना चाहिए। यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यमन, सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया के हालात देखने में अलग अलग हैं, मगर एक चीज़ इनमें कॉमन है कि ये हालात कंट्रोल किए जा सकते हैं। यानी कि खाना जंगी और जो वहाँ पर लड़ाई झगड़े अंदरूनी चल रहे हैं उन सब की वजह, एक बहुत बड़ी वजह है इस सारी भुखमरी और इस सारे हालात के लिए। तो क्या ये यूएन सेक्रेटरी का इशारा ताकतवर मुल्कों के दखल की तरफ था या उनसे एक अपील थी बंद तस्लीम रहमानी साहब कि आप आएँ और यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करें, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस अमली तौर पर अब एक डॉक्यूमेंटेशन का इदारा रह गया है जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करता है अपने ज़राए से और अपने ही मकासद से और उनको दुनिया के सामने पेश कर देता है। उसकी कोई अमली तनफीज़ का, उसके रेजोल्यूशंस का कोई इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो जाए, ऐसा होते हुए हमको पिछली 2 दहाइयों से दिखाई नहीं दे रहा। तो यूनाइटेड नेशन सिर्फ बता सकता है आपको कि ये हो रहा है, वो भी आधा अधूरा, मुकम्मल नहीं। जैसे आप इन 4 ममालिक की बात कर रहे हैं, एक चीज़ तो इनमें ये कॉमन है कि चारों मुस्लिम ममालिक हैं, यानी सोमालिया भी, यमन भी और नाइजीरिया भी और जनूबी सूडान भी। इन चारों, अब मैं ये कहता हूं कि ये मसला सिर्फ इन 4 ममालिक का नहीं है। 14 लोग का एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, 14 लाख लोग बच्चे भूख से मर रहे हैं या 2 करोड़ लोग जो है भुखमरी की कगार पर, सिर्फ इतना नहीं है, ये सबके सब जो लोग हैं ये सिर्फ मुसलमान, एक पूरी की पूरी लॉबी है इस दुनिया में जो दुनिया की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। ये एक बड़े ही दुख की बात है
कि अभी इसमें अगर आप सीरिया का तो कोई जिक्र ही नहीं किया जा रहा है, सीरिया को भी अगर आप इसमें जोड़ लें और दूसरे अफ्रीकी ममालिक, बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक हैं जिनको इसमें जोड़ा जा सकता है। नहीं, वही कमाल की बात यह है कि सिर्फ ये 4 मुल्कों का ही आंकड़ा है ये, अगर सिर्फ 4 का ही ये आंकड़ा है तो आप गौर कीजिए ना कि बाकी लोगों, बाकी दुनिया को भी इसमें जोड़िए तो तादाद कितनी बड़ी हो जाती है। तो एक हैबतनाक तादाद है, और इस हैबतनाक तादाद में बदकिस्मती से सबसे ज्यादा जो मुतासरीन हैं वो मुसलमान हैं, और इसको गौर करना पड़ेगा कि सिर्फ मुसलमान ही दुनिया के इस किस्म की मुसीबतों का शिकार क्यों हो रहे हैं, और ये वजह जब तक हम जानेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तब तक हम इसके हल पे। और इसमें जो सबसे बड़ी आबादी जो इस वक्त 1 करोड़ से ऊपर वो यमन की है, जहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। 1/3 आबादी उनकी 1 करोड़ से ऊपर। यूनाइटेड नेशंस की हालिया एक रिपोर्ट और आई है जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है, वो 2015 हर 5 साल में ह्यूमन राइट्स का जो इवेल्युएशन करते हैं उसमें उन्होंने ये बहुत साफ लिखा है कि कुछ जगहों से लोगों को एग्जोडस कराना, उनको निकालना और निकाल के उनकी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करना, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिससे उन मुल्कों के जीडीपी को फ़ायदा होता है जिनके जीडीपी लो होते जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इन लोगों को भुखमरी के कगार पे डाल के इनकी इकोनॉमी को कम करके इन्हें फोर्स लेबर की हैसियत से यूज करके यूरोपियन ममालिक की तरफ उनको धकेल के अपने जीडीपी और अपने ग्रोथ की तरफ वो काम करते हैं। और इसको बाकायदा यूनाइटेड नेशंस के अल्फाज हैं कि उन्होंने इसको कहा है कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस भुखमरी का कि हम अपने जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। ये एक साजिश है। तो यूनाइटेड नेशंस अगर बता रहा है तो बता के अमल क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों वो यमन की उस जंग को रोक नहीं पा रहा जिस जंग की वजह से बच्चे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन शाहीन अंसारी साहब, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल और आपसे जानना चाहता हूँ, जंग जैसे हालात हैं, खाना जंगी है, सिविल वॉर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी तादाद में मुतासरीन होते हैं वो बच्चे और औरतें होते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं कि 14 लाख बच्चे, उनकी माएँ भी होंगी, और वो उनका इस दुनिया से चले जाना बिना कुछ अपना मुस्तकबिल बनाए, कितना बड़ा नुकसान है ये दुनिया के लिए? ये देखिए, बस बच्चे ही तो मुस्तकबिल हैं हर देश के जी, और बच्चों का यहाँ पे दुनिया में आना और सरवाइव ना करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि जो जितनी भी प्रोग्रेसिव देश हैं उनको उनका हक के लिए आगे आना पड़ेगा। और जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से भुखमरी वो है जंग है जी। अगर हम जंग को नहीं रोक पाएंगे तो हम कुछ भी कर लें, भुखमरी को नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद भी हमारे मेहमानों से सवाल जवाब जारी रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आप सबका खैर मकदम है एक मरतबा फिर से। तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरफ हम देखें उठाकर मुँह अगर मशरिक़ वस्ता में, तो वहाँ खाना जंगी का माहौल बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। और 2012 के बाद की अगर बात करें, हालांकि सोमालिया, सूडान पहले से मुतासर रहे हैं, लेकिन ये जो लगातार तादाद बढ़ती जा रही है, हम पूरी दुनिया की नहीं, आज 4 मुल्क की ही बात कर रहे हैं, और ये 2 करोड़ जो अभी तादाद है ये बढ़ती चली जाएगी। इसको रोकने के लिए क्या कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं? अगर हाँ तो वो कदम क्या होंगे, और अगर नहीं तो फिर मजबूरियां क्या होंगी बाकी लोगों की? जिन लोगों ने जंग इम्पोज की है या वो हालात पैदा किए हैं जिसकी वजह से जंग हो, या वो लोग जो टेररिज्म की पुष्टपनाही कर रहे हैं, वो पूरी बड़ी फोर्सेस हैं। सोमालिया के लोगों ने या यमन के लोगों ने या नाइजीरिया के लोगों ने वो जंग बपा नहीं की है, वो टेररिस्ट खड़े नहीं किए हैं। उन्होंने AK-47 खरीद के किसी को नहीं दिए। जाहिर है उनके पास खाने को पैसा नहीं है, वो AK-47 कहाँ खरीद के देंगे? वो इतने कीमती बम कहाँ से खरीद के दे सकते हैं? ऑब्वियसली वो बड़ी फोर्सेस जिनके पास ये हथियार मौजूद हैं, जो अपनी हथियार बेचने की मंडी को प्रमोट करना चाहते हैं, उस प्रमोशन के लिए वो उन लोगों को भी तैयार करते हैं जो टेररिस्ट बन सकें और उस मुल्कों में मुख्तलिफ झूठे उन्वानात से टेररिज्म को प्रमोट करें, हुकूमतों को गिराने की कोशिश करें, और नई हुकूमतें लाने के नाम पर इन गरीब, सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होता है वो गरीब होता है, सबसे ज़्यादा आसान टारगेट वो होता है। उन गरीबों को वहाँ से निकालेंगे, उनके रोजगार छीनेंगे, उनके घर छीनेंगे, तो भुखमरी तो बढ़ेगी। जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं दुनिया की, वो अपनी हेजमनी को बरकरार रखने के लिए अवाम को इस तरीके से मुतासिर। ज़फ़र साहब, आपसे सवाल ये है
कि अगर हम खाना जंगी को छोड़ दें तो और भी कई फैक्टर होंगे जो इन 2 करोड़ लोगों की भुखमरी की या भुखमरी की कगार पर पहुंचने की वजह होंगे। क्या वो जोग्राफिया फैक्टर हैं कि अनाज कम उग रहा है, बारिशें कम हो रही हैं, सूखा ज़्यादा पड़ रहा है, या फिर खाने ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं, या फिर कोई और बातें हैं जो अभी दुनिया के सामने नहीं है जिसकी वजह से इतनी बड़ी आबादी मुतासिर हो रही? नहीं, जो आप फैक्टर्स का जिनका जिक्र कर रहे हैं वो तो बहुत मौसर किस्म के फैक्टर्स हैं ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन ये कि अगर हम ये मान लें कि हाँ भाई दुनिया में जोग्राफियाई तौर के ऊपर अगर जायज़ा लिया जाए तो कहीं कोई चीज़ कम पैदा होती है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा पैदा होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि इसके मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से कहत पड़ जाएगा और उसकी वजह से कहाँ भूखमरी कहीं पैदा हो जाएगी। अगर हम इस पे गौर करके चलें कि भाई हर चीज़ हर जगह तो पैदा होनी नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वो हर जगह बराबरी से होना चाहिए, या कम से कम इक्विटेबल होना चाहिए। अगर ये तय कर लिया जाए, समझ लिया जाए कि भाई हम एक इंसान भी तो हैं, हमारी जिम्मेदारी साथ साथ ये भी तो है ना कि पूरी दुनिया की जो इंसानियत है उसके साथ कोई ज़्यादती ना होने पाए, तो उसको कम से कम 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और सर ढकने के लिए मकान, इन चीज़ों का इंतज़ाम होता रहे। तो सारी बात वही है कि साहब क्योंकि दुनिया में मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी। ठीक है। अगर जो तालीम का सिलसिला है, जो तरबियत का सिलसिला है, उसके अंदर थोड़ी सी इतनी तरमीम की जाए कि लोग इस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए कि वो जब बड़े हों, बड़े होने के साथ साथ उनको ये भी ट्रेनिंग दी जाए कि भैया तुम्हें खाली अपना ख्याल नहीं करना, इसलिए कि तुम्हारा जो इंसानी वजूद है वो खाली तुम्हारे लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है, बड़ा हिस्सा बाकी लोगों के लिए है। एक्चुअली ये इस चीज़ की बहुत कमी होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की बहुत कमी है। हाँ, मतलब सिर्फ खर्च करना नहीं सिखाया जाए, बचाना भी सिखाया जाए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, दूसरों के लिए जीना भी सिखाया जाए, जीना भी सिखाया जाए। ठीक है। शाहीन अंसारी साहब, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, फिगर की बात करूं, तो जनूबी सूडान की 40% आबादी यानी कि करीब 49 लाख लोगों को इस वक्त सख्त ज़रूरत है रोटी की, सख्त ज़रूरत है दवाई की। लेकिन क्या वहाँ पर दुनिया भर के जो NGOs हैं, बड़े बड़े NGOs, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जिनको करोड़ों अरबों डॉलर की रकम मिल जाती हैं, और वो अरबपति जो अपनी बहुत सी दौलत को, बहुत बड़े पार्ट को डोनेट कर देते हैं, वो पैसा आखिरकार कहाँ जाता है अगर ऐसे लोगों की मदद नहीं होती जिन्हें मदद की वाकई ज़रूरत है? कोशिश तो वो लोग करता ही है। वहाँ पे क्या है, कई फैक्टर्स है। एक तो वो वार जोन है, वहाँ पे जंग चल रहा है। जंग में क्या सबसे पहला काम है कि अगर जब तक जंग नहीं बंद होता है तो उसमें सारे NGO जितने हैं काम वहाँ पे अलाउड भी नहीं होता उन लोगों को। और तो सबसे पहले ये है कि अपील करनी चाहिए कि किसी भी हालत में सबसे पहला काम हो जंग बंद हो। और बहुत सारे इंटरनेशनल NGOs हैं जो जाना चाहती हैं, लेकिन वो परमिशन नहीं होता है, कुछ डर भी होता है। लेकिन यमन की रिपोर्ट कहती है कि हर 1 मिनट में एक बच्चा उस बीमारी से मर रहा है जिसका इलाज मुमकिन है, उस बीमारी से बच्चा मर रहा है। यानी आम बीमारियां हैं जिनका इलाज, जिनकी दवाई मार्केट में मुहैया है, वो दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं। बमों के साए में कैसे पहुंचेंगी दवाइयां? यही, और क्या मैं यही समझना चाहता हूं कि क्या बहुत बड़ी तादाद में ताकतवर मुल्क इसके लिए अंसारी साहब जिम्मेदार हैं कि वहाँ पर सेफ रास्ता भी नहीं है कि दवाई पहुँच सके? वहाँ पे क्या है, दवा से ज़्यादा ज़रूरत है खाने की। जो बीमारी है जिसे खाना ना मिलने से खाना है, बच्चा खाना नहीं खाएगा तो बीमार पड़ेगा। माल न्यूट्रिशन जो है, जो कुपोषण जिसे कहते हैं, वो कुपोषण बीमारी नहीं है, बेसिकली जो है लैक ऑफ जो फूड है। और इसके लिए बड़े मुल्क जो भी हैं ताकतवर, वो कुछ भी करके वहाँ पे खाने पहुँचाने की ज़रूरत है। अगर खाना नहीं मिलेगा, दवा भी अगर पहुँच जाएगा तो दवा काम ही नहीं करेगा। खाने के बिना दवा क्या काम करेगी? नहीं, दवा काम करेगा। चलिए, सवाल जवाब और भी हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त एक और छोटे से वक्फे का, फौरन हाजिर होते हैं। तो वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से खैर मकदम है आपका। तस्लीम रहमानी साहब, अगला सवाल ये है कि जिस मुल्क में बमों और गोलियों के साए में रोटी नहीं पहुंच पाती,
उसी मुल्क में बमों गोलियों के साए में और ज़्यादा बारूद और गोली कैसे पहुंच जाती है? यस एग्जैक्टली, ये बहुत अहम सवाल है और इसी जानिब मैं आपकी तवज्जो उस वक्त मबजूल कराना चाहता था कि अगर बमों की बरसात होती रहेगी जी। तो कोई रिलीफ एक्टिविटी वहां नहीं हो सकती। ठीक आप देखिए सीरिया में हाल ही के दिनों में 2 मरतबा सीज फायर एक हफ्ते के लिए सिर्फ इसलिए हुआ कि रिलीफ का वर्क वहां पर किया जा सके, लेकिन वो सीज फायर 24 घंटे से ज़्यादा कारामद नहीं हो सके। 1 हफ्ते का सीज फायर था कि वहां पर खाना और दवा भेजी जा सके, लेकिन नहीं भेजा जा सका। आप गौर कीजिए कि आपने तो 4 ममालिक का नाम लिया, मैं 5वां मुल्क जोड़ता हूं जो गजा पट्टी है फ़लस्तीन में। वहां पर 18 लाख लोग मुहासरे का शिकार हैं 2007 से लेके आज तक। वहां पर ना दवा है, ना खाना है, ना बिजली है, ना पानी है, और कोई मुल्क की जुर्रत नहीं है कि उस मुहासरे को वो तोड़ सके। कहाँ रहता है यूनाइटेड नेशंस, कहाँ रहता है यूनाइटेड स्टेट्स, कहाँ रहता है रशिया जो वहां पर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए बमबारी करते हैं? वो लोग उनको खाना क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? मुझे ये याद है कि सीरिया में, ख़ास तौर पर सीरिया में जब रिलीफ पहुंचा 47 मिलियन यूनाइटेड नेशंस का था रिलीफ का, जो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को, एक खास माइंडसेट की ऑर्गेनाइजेशन को दिया, जबकि 6 बिलियन उसी वक्त में तुर्की दे रहा था। लेकिन जब रिलीफ के लिए वहां पहुंचे तो जो कैंप्स हैं जो सरहद पे बने हुए हैं सीरिया और तुर्की के, वहां तक तो रिलीफ जाती है, लेकिन अंदर जो गांव है वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो जो गांव में लोग फंसे हुए हैं जंग की वजह से, निकल नहीं पाए किसी वजह से, उनको खाना कहां से मिलेगा? अगर फ़लस्तीन उनको दवा कहां से दुनिया की मिलेगी? तवज्जो खींचे तो फ़लस्तीन की आवाम पर जुल्म करने के लिए एक बोको हराम, अल शबाब या दाइश का होना जरूरी है। नहीं, वहां पर तो ना बोको हराम है ना शबाब है। मैं कह रहा हूं कि होना फ़लस्तीन में जरूरी है, तभी वहां- दुनिया की तवज्जो खींचेंगे। जी, वहां पर हमास है और हमास को टेररिस्ट कह रहे हैं, लेकिन जो यहूदी वहां पर रियासत मौजूद है, मैं खास तौर पर कह रहा हूं यहूदी रियासत इजराइल के नाम से मौजूद है, वो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। और उसको ना अमेरिका इजाजत ले सकता है, ना यूनाइटेड नेशंस इजाजत ले सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन के इदारे हैं जो तनफीज के अमल से आ रही हैं पूरे तौर पर, और जानबूझकर ये जुल्म बपा किया जा रहा है। 90 साल की हिस्ट्री है ये, सिर्फ 90, दुनिया तो बहुत पुरानी है, 90 साल पहले ये जुल्म क्यों नहीं थे? 1937 के बाद से खास तौर पर ये मजालिम बढ़ते चले गए हैं, और दूसरी जंग अजीम के बाद इनमें शिद्दत आई है। क्या इस नुक्ता नज़र से गौर नहीं किया जाएगा? जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, मर्सी कॉप है, इस टाइप के तमाम ऑर्गेनाइजेशन यहूदियों के हाथों में कैद हुई हुई है। वो जिनको चाहते हैं रिलीफ पहुंचाते हैं, जहां पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा देते हैं, जहां नहीं चाहते वहां नहीं पहुंचती है। जफर महमूद साहब, क्या ये मुश्किल इतनी बड़ी मुश्किल है, क्या ये हालात इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं या भयानक हैं कि इनसे निपटा नहीं जा सकता? क्या वाकई ये इतने बड़े और बुरे हालात हैं? नहीं, निपटा तो खैर बहुत अच्छी तरह से जा सकता है जी, लेकिन जो रहमानी साहब ने मिसालें दी हैं ना, उसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे जी, तो किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक तरीका तो ये होता है कि ऊपर ऊपर मरहम पट्टी कर दो, फाया लगा दो, है ना, थोड़ी सी लाल दवा पिला दी गई। लेकिन ये कि दूसरा तरीका ये होता है कि भाई वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई उसका भी हल करना ज़रूरी है। तो कि जिस्म के अंदर है क्या बीमारी, वो टॉनिक शुरू से ही दिया जाए, ताकि अब आप इसको देखिए, ये दोनों सब जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे से। जी, कि एक 5 साल का बच्चा है आज की तारीख़ में, जी, वो बड़ा मासूम है, लेकिन जब वो आज से 20 साल के बाद जब 25 साल का हो जाएगा तो उस वक्त जा कर के वो कहीं बम गिरा के आ जाता है। तो अब ये वो फिर दहशतगर्द बन गया। तो ये जो 20 साल अब आने वाले हैं, आज वो मासूम है, लेकिन इन 20 सालों के अंदर उसके दिमाग में क्या क्या बातें ऐसी जा रही हैं जो कि नहीं जानी चाहिए। अगर हमें मोहब्बत है इंसानियत से, पूरी दुनिया से, और हम चाह रहे हैं कि आगे चल के भूखमरी ना हो जी, तो हमें ये गौर करना पड़ेगा और उसके लिए प्रिएम्प्टिव मेजर्स करने पड़ेंगे तहकीक की बुनियाद के ऊपर कि, और वहाँ जब आप निकालने बैठेंगे तो आपको निकलेगा कि साहब चूँकि इनजस्टिस है, अदल की कमी है दुनिया के अंदर, इसकी वजह से ही दहशतगर्दी है, उसी की वजह से भुखमरी है। चूँकि वो मैकिनेशन शुरू हो जाते हैं जी, जहाँ इंसान किसी मुल्क को ये देखना है कि साहब मैं हथियार बना रहा हूँ, मेरे हथियार तो बिकना बड़ा ज़रूरी है, अगर मैं हथियार मेरे नहीं बिकेंगे तो मेरी इकॉनमी नहीं चलेगी। तो अब उस हथियार को मुझे कहीं बिकवाना है तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दहशतगर्दी क्रिएट करनी है, कुछ हालात क्रिएट करने, सारा मतलब वहाँ होगी या तो खाना पॉलिटिकल जंगी है, होगी तो वहाँ भुखमरी पैदा हो जाएगी। तो इन सब का ताल्लुक जो है वो जस्टिस से, अदल से बहुत ज़बरदस्त है।
उसको अगर हम उस पे आंखें बंद किए रहेंगे, ऊपर ऊपर हम सिर्फ मरहम पट्टी करने के लिए देंगे, जड़ में करते नहीं रहेंगे, जाएंगे। तो असल जख्म अंदर का वैसा ही रहेगा। ठीक है शाहीन अंसारी साहब, जब भी दुनिया में हमने देखा है कि बहुत बड़ी तबाहियाँ आई हैं, बच्चों के ऊपर जुल्म बहुत ज़्यादा तादाद में हुए हैं, आपको क्या लगता है, या आपके सामने ऐसे केसेस भी आए होंगे, बच्चों को जो प्राइमरी चीज़ें चाहिए होती हैं ऐसे हालात में वो क्या होती हैं जिससे उन्हें बचाया जा सके? प्यार की सबसे बड़ी ज़रूरत है, मोहब्बत की। उसके बाद जो उनकी दवाएं हैं, खाना है, केयर है और प्रोटेक्शन है। जी जब ये जो 4 देशों की बात कर रहे हैं वहाँ पे, ये प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा मसला है ये। ठीक है। और तो उनको केयर करने के लिए हमें एक अलग तरह का सिर्फ कैंप नहीं होना चाहिए, वहाँ पे स्कूल भी नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होता है, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं करता सिवाय बम के। तो सबसे पहले हमें जो है वहाँ पे पीसफुल माहौल का खड़ा करना ज़रूरी है, ताकि एक बच्चा जो है, जैसे ज़फर साहब बोल रहे थे कि जब जवान होगा तो किस किस मसले से गुजरेगा, वो क्या क्या सोच है, तो उस सोच के लिए हमें बनाना पड़ेगा कि वहाँ पे मेडिकल भी फैसिलिटीज भी हो, एजुकेशन भी हो, उसके लिए अच्छा नर्चर हो सके, वो एक अच्छा बच्चा बन सके जैसा और बच्चे होते हैं, उसके लिए वो सारी चीज़ें जो है मुहैया जो है करनी पड़ेगी। ये जो हालात हैं जिनमें इस वक्त 14 लाख बच्चे ख़तरे में हैं, भुखमरी के जो शिकार पर हैं, और ख़ास तौर से खाना जंगी के माहौल में, सिविल वॉर के, ऐसे बच्चों की दिमागी हालत क्या होती है, क्या कुछ चलता है उनके जहन और दिल में? ये इनको ऐसे बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो बच्चे होते हैं जी, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत है उनको। ठीक है, वो वायलेंट होते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर यकीन नहीं करते वो, और वो बीमार होते हैं अपने, मतलब साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं। जितना बड़ा हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे शांति लाया जाए, ताकि ये बच्चे जो है वो जो साइकोलॉजिकल जो है जो पूरे जीवन भर उनके रहेगा। अगर वो बच गए तो पूरे जीवन भर वो साइकोलॉजिकल बीमार रहेंगे, कभी किसी को भरोसा नहीं करेंगे। और यही वो बच्चे हैं जो जाके किसी न किसी ग्रुप में, वायलेंस वाले ग्रुप में जाके शामिल होकर के वायलेंस में वो क्राइम करने लगते हैं वो। ठीक है, शायद ऐसे ही बच्चों को हम अफ़गानिस्तान में सर उठाता देख रहे हैं। कई तंजीमें जो आएँ, जो वहाँ पर खाना जंगी का एक दौर चला, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। ये भी वही जगह है, ये 4 मुल्क ऐसे मुल्क हैं जहाँ 2 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं, 14 लाख बच्चों के मारे जाने का भूख से अंदेशा है, दवाई उनके पास नहीं, रोटी उनके पास नहीं, लेकिन उनके मुल्क में बारूद भरपूर है, गोलियां भरपूर हैं, गोले, मोर्टार और न जाने क्या क्या है जो ज़िंदगियों को ख़त्म कर सकता है, वो सब कुछ इफ़रात में है, भारी तादाद में है। लेकिन नहीं है तो सिर्फ रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, दवाई नहीं है, जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं वो नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर जो कुछ ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए है वो वहाँ क्यों है, उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसमें क्या फ़ायदा है? ये सारी बातें सवाल पैदा करती हैं कि क्या वाकई इंसान रह गया है जो अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगियां दांव पर लगा दे और दूसरों की मदद ना करे, जबकि अपने पास बहुत कुछ मदद करने के लिए मौजूद हो। फिलहाल हमारे मेहमान हमारे साथ इस पूरे सवाल जवाब के सिलसिले में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आलमी मंजर स्पेशल में इस एपिसोड में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।